मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है ग्राम पंचायतों के बारे में, क्योंकि जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो उसे आपको दो हिस्सों में हमने बांट कर दिखाया था। एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यवस्था है जिसको हम लोग ग्रामीण स्वशासन कहते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, और दूसरा नगरीय स्वशासन है जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्रामीण स्वशासन की बात कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने ग्राम पंचायतों को आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। अब चूंकि ग्राम पंचायत आप समझ गए होंगे तो अब काम आसान हो गया। अब यह है कि अब देखते हैं कि इसके तीन हिस्से हो गए। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के तीन हिस्से, पहला हिस्सा ग्राम पंचायत, उसको आपने समझ लिया। दूसरे हिस्से पर चलते हैं जनपद पंचायत। जनपद पंचायत क्या है? मिडिल लेवल यानी कि मध्यम स्तर की व्यवस्था है। कहां गठित होगी? ब्लॉक स्तर पर गठित होगी, है ना। जिले के अंदर ब्लॉक होते हैं या जनपद होते हैं तो ब्लॉक स्तर पर गठित होगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, देखिए 313 जनपद जो है मध्य प्रदेश में है, 313 जनपद जो है वर्तमान की स्थिति में पाए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग टॉपिक में जाके बात करते हैं कि भाई जनपद जो है, ये तो इसका मतलब हुआ एक जनपद में कई ग्राम पंचायत होंगे। जनपद बड़ा हो गया, एक जनपद में कई ग्राम पंचायत होंगे, तो ग्राम पंचायतों से मिलकर जनपद बना है। लेकिन जनपद के सदस्य कैसे चुने जाएंगे? तो बिल्कुल आपको बता देते हैं हम। इलेक्शन मेंबर्स जो है ये डायरेक्टली चुने जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जनपद के जो सदस्य होंगे वो डायरेक्टली चुने जाएंगे, elected directly by the people of that जनपद। उस जनपद के जो लोग होंगे उनके द्वारा। तो क्या हर व्यक्ति वोट डालेगा? नहीं, जो वोटर लिस्ट तैयार होगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करवाएगी ना वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट के आधार पर वो होगा। और वो आर्टिकल तो आपको पता ही है। देखिए जो 243C है, इसमें जो है गठन और निर्वाचन की पद्धति वगैरह की बात की गई है, और 243K जो है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में यह काम होगा। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन जो जनपद के अध्यक्ष बनेंगे ना या उपाध्यक्ष बनेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वो जो सदस्य चुने जाएंगे उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को जनपद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि मेंबर्स प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मेंबर चुने गए, लेकिन कितने मेंबर हम चुनेंगे? एक जनपद पंचायत में कितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? तो जैसे हमने ग्राम पंचायतों को 10 से लेकर 20 वार्ड में बांटा था, यहां पर लगभग 10 से लेकर 25 वार्ड होते हैं। 10 मिनिमम 10 होंगे और अधिकतम 25 हो जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि 5000 की संख्या पर एक वार्ड बनाया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो 10 से लेकर 25 वार्ड हो सकते हैं। इसका मतलब कितने सदस्य बनेंगे? मान लीजिए किसी जनपद पंचायत में अगर 15 वार्ड हैं तो सदस्य कितने होंगे? हर एक वार्ड के लिए एक मेंबर, तो 15 सदस्य होंगे। तो ये सदस्य कैसे चुने जाएंगे? तो डायरेक्टली चुने जाएंगे। और वो जो 15 सदस्य होंगे वो अपने में से किसी एक सदस्य को क्या करेंगे? प्रेसिडेंट चुनेंगे, और किसी एक सदस्य को वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। रिजर्वेशन का प्रावधान उसी तरह से किया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान यहां भी किया गया है। और साथ ही साथ प्रत्येक कैटेगरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो ये बात भी यहां पर क्लियर। कंपोजिशन, जनपद पंचायत का कंपोजिशन क्या होता है ये समझने की जरूरत है। संरचना कैसी होगी? थोड़ा ग्राम पंचायत से अलग होगा। यहां पर देखिए, पहली चीज तो ये होगा कि जो जनपद पंचायत होगा उसके जो मेंबर्स होंगे, जो जिनको आपने चुना है, मैंने उदाहरण से बताया कि आपके पास अगर 15 वार्ड है तो आपके पास 15 सदस्य होंगे। तो ये 15 जो मेंबर है वो इसके कंपोजिशन में 15 मेंबर रहेंगे। अब होता यह है कि जनपद में कई बार क्या होता है कि जो एमएलए होते हैं ना, या जो विधानसभा क्षेत्र होता है, एक जनपद में कुछ विधानसभा क्षेत्र के भी हिस्से पड़ जाते हैं। अब अगर कोई विधानसभा क्षेत्र उस जनपद पंचायत को पार्ट में या पूरी तरह उसमें आता है, तो उस विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इस जनपद पंचायत के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए।
इसके अलावा 1/5 ऑफ द सरपंच फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय रोटेशन। अब देखिए जनपद में हमको पंचायतों से भी लोगों को लेना है, लेकिन सभी लोगों को नहीं लेंगे। क्या करेंगे, एक जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनमें से 5वां हिस्सा, मान लीजिए एक जनपद पंचायत में मान लीजिए 10 है, 10 ग्राम पंचायत हैं, तो 10 ग्राम पंचायत का 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 ग्राम पंचायतों के सरपंच को हम उसमें मेंबर बना देंगे और अगली बार अन्य 2 को बना देंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बनाते, रोटेशन में चेंज होता रहता है, रोटेशन में, जिससे कि जितने भी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनको इसमें शामिल होने का मौका मिलता है, अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, वार्ड भी आप समझ गए। और ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो भी आपको बता दिया। अब इसमें एक बात और आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे होगा, फिर वही तरीका रहेगा इसमें, रिजोल्यूशन पास नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। जितने सदस्य हैं, मान लो 15 सदस्य हैं, 20 कितने, अधिकतम 25 हो सकते हैं, मान लो 25 सदस्य हैं, तो अगर मान लीजिए वोटिंग होती है कि भाई हमें प्रेसिडेंट को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट को, जनपद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है, तो जिस दिन वोटिंग होगी तो वोटिंग यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर होंगे उनका 3/4, उनका 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 20 मेंबर है तो 20 का 3/4 क्या हुआ, आपका ये 15 मेंबर हो गया, है ना, 20 5 या 15, इतने मेंबर जो है ये उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट करना चाहिए। और ये जो 15 होना चाहिए ना, ये टोटल मेंबर का कितना होना चाहिए, दिस शुड बी मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। टोटल मेंबर कितने हैं, 25, तो 25 का 2/3 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 या 24, 8 दूनी 16, है ना। अब 16 चाहिए था लेकिन आपके पास कितना है, 15, क्या होगा, पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, तो ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आप किसी जनपद के अध्यक्ष या किसी जनपद के वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आप पास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को पारित करना है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैंने यहां पर 25 टोटल सदस्य मानते हुए और वोटिंग और प्रेजेंट मेंबर की संख्या 20 लेते हुए कंडीशन आपको बताई है। अब सवाल उठता है, जैसे ग्राम पंचायतों में होता था कि अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या इनको कोई अपॉर्चुनिटी है, जिनके खिलाफ आपने पास किया इनको कोई मौका दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा। इनको पहली चीज तो कंडीशन देख लीजिए, ऐसे आप हमेशा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, कम से कम 2.5 साल की कंडीशन इसमें भी रहती कि भैया आधा समय तो काम करने दो, तो 2.5 साल की कंडीशन। दूसरी चीज ये देखना रहता है कि भाई ये जो है ऐसा तो नहीं कि अभी 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो ये भी एक कंडीशन रहती है। और तीसरी बात ये है कि अगर विदिन 6 माह के भीतर ही अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वो पारित नहीं हो पाया तो दोबारा मत लाइए 6 महीने के भीतर। तो ये सब कंडीशन रहता है हमेशा, जिससे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का झगड़ा न चलता रहे। हाँ, अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो ये कहां जाएंगे, 10 दिनों के भीतर ये कमिश्नर साहब को, जो संभाग में कमिश्नर होते हैं उनको ये अपनी बात रख सकते हैं, कमिश्नर को अपनी बात जो है बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो ये जो है ये मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, अब आप ही तय कीजिए। तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे, पूरे प्रकरण की स्टडी करेंगे और 30 दिनों के भीतर अपना फैसला देंगे और वो जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से इनका जनपद का जो है चुनाव होता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें है ही। उसी तरह से SC, ST, OBC और वुमेन का जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, महिलाओं के लिए 50% और सभी कैटेगरी का जो है SC, ST, OBC का रिजर्वेशन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब बात आता है कि इसमें कोई अधिकारी जो यहाँ पर मदद कर सके जनपद की कार्यप्रणाली को, जनपद पंचायत की, तो हाँ, एक CEO होते हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जनपद, जनपद अधिकारी के रूप में ये अपॉइंट किए जाते हैं और ये जो है इस पूरे जनपद की जो कार्यप्रणाली है उसमें इनकी मदद करते हैं। काम क्या करते हैं, अब देखिए ग्राम पंचायत का काम आप समझ ही गए, तो जनपद पंचायत का काम समझने में क्या दिक्कत है, रटने की भी कोई जरूरत नहीं है।
वही जो 29 काम है ना, वही 29 काम जो है, जो 11वीं अनुसूची में आपने पढ़ा था, 11वीं अनुसूची में है ना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसी के थोड़े से लेवल को बढ़ा दिया, जनपद स्तर पे पहुंचा दिया। क्या क्या काम कर सकते हैं, तो भाई पूरे जनपद में स्वच्छता, है ना, स्वास्थ्य की देखभाल, अगर पुलों बांधों का निर्माण करना है, ब्रिजेस बनाना है, डैम बनाना है, इसके अलावा अगर कोई इंटीग्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, एकीकृत रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, गरीबी निवारण का कोई कार्यक्रम चल रहा है, मान लीजिए फैमिली प्लानिंग का कोई कार्यक्रम चल रहा है, मेला वगैरह जैसे गांव में के आसपास के क्षेत्रों में लगता है। अब गांव यदि मेला लगता है तो जनपद में बहुत से गांव के लोग आते हैं, कई ग्राम पंचायतों के लोग आते हैं, तो ये जिम्मेदारी जनपद को दे दिया कि भैया आप थोड़ा इसको मैनेज करिए, उसको हैंडल करिए अच्छे से। अगर कोई डिसास्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, है ना, ऐसे समयों में जैसे मदद की जरूरत है तो जनपद जो होता है ये उन लोगों को मदद करता है, और ये सारे काम इनकी जिम्मेदारी में दी गई है। समझ गए। इनके कुछ कमिटीज भी होती हैं, जनपद की कुछ कमिटीज भी बनाई गई हैं, जैसे कि देखिए एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी होती है, एक एग्रीकल्चर कमिटी होती है, एजुकेशन कमिटी होती है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स कमिटी होती है, एंड कोऑपरेशन कमिटी, कोऑपरेशन एंड कंट्रोल कमिटी भी होती है ना। तो इस तरह से कई तरह की कमिटीज का भी इसमें प्रावधान किया गया। कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रीज कमिटी, है ना, कोऑपरेशन एंड सहयोग और उद्योग समिति। देखिए ये 5 समितियों का भी जिक्र किया गया, और ये सब समिति मिल करके वो पूरे काम को बांट लेते हैं, और बांट करके जो है जनपद का पूरा काम करते हैं। तो जनपद का एक बड़ा काम ये होता है कि उसके भीतर जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी सरपंच हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके विकास के कार्यों को बढ़ावा देना, उनको मोटिवेट करना, उनकी मीटिंग वगैरह आयोजित करना, ये सब काम भी इनके जिम्मे आता है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो कहां जाएंगे अपन, जिला पंचायत में। तीसरा जो सबसे ऊपर का स्तर है पंचायती राज व्यवस्था का, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्तर है जिला पंचायत। किस लेवल पे होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ग्रामीण जो एरियाज है उनके विकास के लिए कितने वार्ड हो सकते हैं, तो 10 से लेकर 35। जैसे जनपद में हमने बताया था 10 से लेकर 25, यहां पर 10 से लेकर 35 वार्ड हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी जिला पंचायत में 35 वार्ड हैं, 35 वार्ड हैं, तो इसका मतलब कितने सदस्य चुनने पड़ेंगे, 35 सदस्य, 35 मेंबर चुनने पड़ेंगे। कौन चुनेगा, तो मेंबर हमेशा डायरेक्टली चुना जाएगा। मेंबर कैसे चुना जाएगा, डायरेक्टली, यानी जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा, और वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ठीक, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई आपको कि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा, और वही सदस्य, वो जो सदस्य चुने जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 35 बताए हैं, वो 35 सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष यानी जिला अध्यक्ष, और किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष यानी कि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किसका होगा, मेंबर्स का होगा, सदस्यों का होगा। और वो सदस्य जो चुने जाएंगे उनको कौन चुनेगा, वही जो उनके जिला पंचायत के जो वोटर लिस्ट होगा, जो निर्वाचक नामावली होगा, वही जो वोटर्स होंगे वही उन्हीं के द्वारा वो चुने जाएंगे। तो इस तरह से हो गया इनका इलेक्शन मेंबर्स का। रिजर्वेशन की क्या स्थिति होगी, आर्टिकल 243D, इसको भी इंप्लीमेंट करना है। तो SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जैसे पहले भी बताया। अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए जनसंख्या के अनुपात में जिले के आधार पर आरक्षण करना है, और प्रत्येक जो श्रेणी है उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो इनिशियली देखिए 73वें संविधान संशोधन के तुरंत बाद ये व्यवस्था नहीं थी महिलाओं के आरक्षण की, ये तो 2006-07 में जो है इसका प्रावधान किया गया, और 2009-10 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इसे लागू किया गया। कंपोजिशन देखना बहुत जरूरी है। कंपोजिशन, संरचना क्या होगी, तो देखिए पहली चीज तो वो जो जैसे एग्जांपल के मैंने 35 मेंबर बताया आपको, तो वो जो 35 आपने सदस्य चुने वो सभी इसमें आ गए,
कंपोजिशन में इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर के अलावा क्या होगा, अब जिला तो बड़ा एरिया होगा ना, तो कुछ विधानसभा क्षेत्र भी होंगे उसमें, उस विधानसभा के जो निर्वाचित व्यक्ति होंगे विधायक, वो भी उसके मेंबर बन जाएंगे। जो हमारा जिला पंचायत होता है उसमें कुछ लोकसभा क्षेत्र भी आएंगे, पार्शियली या होली, पूरी तरह भी हो सकता है और थोड़ा हिस्सा भी हो सकता है, तो लोकसभा के मेंबर उसमें आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा राज्यसभा के मेंबर भी इसमें आ जाते हैं। कैसे, अब मान लीजिए किसी जिला पंचायत के में की जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी राज्यसभा के जो चुने गए हैं उनका नाम दर्ज है, मान लीजिए राज्यसभा के जो भी, जैसे मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के कुछ सदस्य होंगे, अब मान लीजिए कोई राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका नाम जो है राजगढ़ जिला पंचायत में दर्ज है, तो राजगढ़ जिला पंचायत में अगर उनका नाम दर्ज है तो क्या हो जाएगा, राजगढ़ जिला पंचायत में वो एक मेंबर के रूप में आ जाएंगे, यहाँ पर ये जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। तो इस तरह से इसमें व्यवस्था की गई है अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो। इसके अलावा एक जिले के भीतर कई जनपद पंचायत होते हैं, जैसे कि एक जनपद पंचायत के भीतर कई ग्राम पंचायत होते हैं, ऐसे ही एक जिला पंचायत के भीतर कई जनपद पंचायत होंगे। तो वो जनपद पंचायत जो होंगे वो जनपद पंचायत के जितने भी चेयरपर्सन होंगे, इन्हें जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे मेंबर्स को नहीं बुलाना है, जितने भी जनपद पंचायत अध्यक्ष होंगे, मान लीजिए एक जिला पंचायत में 5 जनपद हैं, 5 जनपद पंचायत हैं और 5 जनपद पंचायत के क्या हो गए, 5 जनपद अध्यक्ष हो गए, वो 5 मेंबर इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से जिला पंचायत की संरचना हो जाती है, इस तरह से बन जाता है। ड्यूरेशन सबका 5 इयर्स का रहता है, इसका भी 5 इयर्स रहता है ना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल के लिए, इनका चुनाव जो होता है वो जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो आपस में चुन लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहां भी प्रावधान है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अगर मान लीजिए आपको जिला पंचायत के अध्यक्ष या सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान है और तरीका वही रहेगा। जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हो रहा है तो मान लीजिए 35 सदस्य मैंने टोटल बताए, उस जिला पंचायत में 35 मेंबर हैं, लेकिन वोटिंग के दिन मान लीजिए आपके पास 30 मेंबर आए, 30, तो 30 का 3/4 निकाल लीजिए, ये लगभग 7 या 21 यानी 22 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और जो ये 22 आ रहा है ये 35 यानी टोटल का 2/3 होना चाहिए। 2/3 कितना होगा, तो ये देखिए ये 11 या 33 और 11 दूनी 22 है ना, तो इस तरह से क्या होगा, लगभग 22 या 23 के आसपास ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब केवल एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना है, पारित होना है, तो क्या कंडीशन होगी, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि जितने लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन में आए उन और जिन्होंने वोटिंग की उनकी संख्या का 3/4, और वो 3/4 जो होना चाहिए वो कुल सदस्य संख्या के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको आप अपने हिसाब से मैथमेटिकली देख सकते हैं। कंडीशन, क्या कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं ला सकते, आपको कुछ कंडीशन है इसकी। भैया आफ्टर 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स, 2.5 साल लगभग कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर जो है टेन्योर खत्म होने में 6 महीने से कम समय बचा है तो लाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज करिए कि अभी कुछ ही समय पहले जो है लाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन और वो गिर गया, पारित नहीं हो पाया, 6 महीने के भीतर ही लाया गया, तो विदिन 6 मंथ आपको दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या इनको मौका है चैलेंज करने का? हाँ है, ये चैलेंज कर सकते हैं जो भी व्यक्ति हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष या जो उपाध्यक्ष जो भी हैं, अगर उनको चैलेंज करना है तो वो कर सकते हैं विदिन 15 डेज। किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास। देखिए पहले जब ग्राम पंचायत में नो कॉन्फिडेंस मोशन या रिकॉल आया था ग्राम पंचायत में, क्योंकि रिकॉल ग्राम पंचायत में ही होता है, तो वहां पर गए थे वो जिला कलेक्टर के पास। जनपद में जब आया था अविश्वास
प्रस्ताव, तो वो गए थे कमिश्नर के पास। अब यहां पर ये कहां चले गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि उनके ऊपर के और अधिकारी, मतलब विभाग के संबंधित बड़े अधिकारी के पास, जो भी रिकमेंडेड होगा उस विभाग का, उनके पास जो है ये क्या करेंगे, अपना जो है प्रस्ताव रखेंगे, भेजेंगे कि भाई ऐसा ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। और वो जो मंत्रालय या वो जो अधिकारी होगा मध्य प्रदेश सरकार के, वो जो मंत्रालय यानी गवर्नमेंट मतलब क्या, मिनिस्ट्री, यानी कि जो भी मिनिस्ट्री से संबंध होंगे, यानी पंचायत ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री से संबंधित होगा तो वही होंगे, वो तय करेंगे कितने दिनों के भीतर, तो 45 दिनों के भीतर, 45 डेज के भीतर जो है तय करेंगे कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जिन आधारों पे लाया गया या जैसे लाया गया वो सही है कि नहीं, और अगर वो जो भी वो कहेंगे वही फाइनल माना जाएगा। तो इस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के बारे में आपको जानकारी मिल जाती। रिजर्वेशन का प्रावधान मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें आता है फंक्शंस। फंक्शंस फिर वही बात, 29 कार्यों के संदर्भ में ही जाना है। क्या काम करता है, तो जनपद पंचायतों के बीच समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना। जनपद को अगर कोई उनका काम है, उनको ड्यूटीज दी गई है, जो भी काम करना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, विकास का, मेले का, कोई डिसास्टर से रिलेटेड, आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई बात है तो उनको सहायता करना। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई योजना है तो वो प्रॉपरली क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं। मतलब जिला पंचायत जो है या जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे जिले के भीतर जनपदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक एक्चुअल योजनाएं, कार्यक्रम भारत सरकार की, राज्य सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जो भी है उसे क्रियान्वित करवाने की कोशिश करते हैं। और इनके लिए भी एक अधिकारी की व्यवस्था है। ये जो है एक सीईओ ऑफ द जिला पंचायत है ना, इसके लिए भी अपॉइंटमेंट ऑफ द, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इनको भी सीईओ बनाया जाता है। जैसे जनपद के लिए सीईओ होते हैं वैसे ही सीईओ फॉर द जिला पंचायत, ये भी जिला अधिकारी जनरली जो हमारे जो राज्य में जो बड़े अधिकारी होते हैं, सामान्यतः जैसे जिला कलेक्टर स्तर के जो अधिकारी होते हैं उन्हें ही जिला पंचायत का सीईओ बनाया जाता है। नॉर्मली यही ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इस तरह से जिला के विकास के संबंध में, खासकर ग्रामीण विकास के संबंध में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों जो क्लास है, यानी कि पहली क्लास में तो केवल ग्राम पंचायतों के बारे में बताया और दूसरी क्लास में हमने आपको जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में बताया। अगर इन पूरे वीडियो को, दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह देख लें तो मैं समझता हूं कि सारे जो डाउट्स हैं आपको पंचायती राज विधेयक से संबंधित वो स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आप जो है आराम से इसको प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन और मेन से रिलेटेड प्रश्नों को भी आप कर पाएंगे। फिलहाल यहां पर हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। अगली क्लास में इस नगरीय स्थानीय स्वशासन के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आपने हमारे इस वीडियो को पूरी तरह सुना, उसके लिए धन्यवाद।